हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। पहले तो मुझे बताइए मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। अभी जस्ट मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें इंटरनेट की दिक्कत हो गई और बीच में रुक गई क्लास। ठीक है, थोड़ी चल पाई थी, बीच में रुक गई। बताइए आवाज़ सही आ रही है। मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वाली क्लास को मैं कल लेने वाला था लेकिन कल नहीं ले पाया इसी प्रॉब्लम की वजह से, और आज फिर आ गई ये वाली। थोड़ी सी वीडियो चल पाई थी, ये वाली दिक्कत सेम दोबारा आ गई। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि सब कुछ ठीक है क्या। प्लीज एक बार बताइए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। कभी पता चला फिर पहले जैसे ही हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा लाया आया हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है सब, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लगता है ये आपको और हमारे एग्जाम के बीच में ये इंटरनेट बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। कल आप लोगों की क्लास इसने मिस कराई और आज सेम इसने कराई। ठीक है, लेकिन मुझे भी हर हालत में आज ये करके ही रहनी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कराऊंगा। जो आपके रीट के एग्जाम में, आपका रीट का एग्जाम है 26 तारीख को, 26 सितंबर को आपका रीट का एग्जाम है। उसमें आपकी जो मैथ्स आती है वो आएगी आपकी 30 नंबर की। इस 30 में से आपके लगभग 8 से लेके 10 नंबर तक आते हैं आपके पेडागोजी से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक बारी में समझ लिया आज वीडियो के अंदर इस मैराथन क्लास को, ये 8 में से 10 नंबर पूरे लेकर आ जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि जितना भी निचोड़ है वो सब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना इसके आगे। तो 8 से 10 नंबर तो आपको पेडागोजी के ये वाले मिल जाएंगे। बाकी के जो आपके नंबर है जिसमें न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे ना, अपने रीट वाले नोट्स दिए थे, उनके क्वेश्चन आंसर कर लेना। बस आपकी डिजिट चेंज होगी, उसके अलावा मुझे नहीं लगता बाहर आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं रीट के एग्जाम में, बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना मत। बस जो जो टाइप आपको दी हुई है, किस टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को आपको करना है। बाकी पेडागोजी को आज मैं इसे बिल्कुल खत्म ही करवा के रहूंगा। 8 से जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इसने बहुत परेशान कर रखा है कल से। कल क्लास नहीं चल पाई, आज चलती क्लास में बीच में रुक गई। ठीक है, तो आज इसका कंप्लीट ही करेंगे। अगर फिर क्लास में बीच में रुक गई तो आज मैं करवा के रहूंगा इसे, चाहे कितनी बार ही क्लास बीच में रुक जाए। ठीक, चलिए। यहां पर ये इंटरनेट भी ये नहीं देख रहा, बच्चों का एक एक दिन कीमती है, बीच में भग रहा है यार। दो दो लगे हुए उसके बावजूद भी। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सीडीपी मैं डिटेल में पूरी बता चुका हूं। अब उसके यूनिट वाइज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो करा रहा हूं। अभी फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हुई है, उसके बाद बाकी यूनिट जल्दी ही डाल दूंगा। रहा आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, इनके डिटेल में भी मैंने चैप्टर डाले हुए हैं, पूरे नहीं डाल पाया। ठीक है, उसके अलावा इसको भी यूनिट के माध्यम से मैं आपके लिए करवा रहा हूं। एक यूनिट हुई है और जो इसकी दूसरी यूनिट होगी वो होगी परसों। कल मैं इसके टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन ले लूंगा, जैसे यूनिट फर्स्ट के लिए थे, आपकी ईवीएस हो जाएगी। इस मैथ्स पेडागोजी को तो हर हालत में आज मैं खत्म करके रहूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आज आपकी वीडियो के अंदर खत्म। उसके बाद आपकी हिंदी और जो आपकी इंग्लिश होगी इसकी पेडागोजी को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ग्रामर के कुछ चैप्टर मैंने करा दिए और बाकी आपको करने पड़ेंगे जो मैंने दिए हुए नोट्स के अंदर। ठीक है आपको। चलिए अब करते क्लास को स्टार्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना जितना भी हो सके, ताकि आपके यार दोस्तों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए बात करते हैं पहले गणित की प्रकृति के बारे में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप रीड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, 1 से 2 नंबर हमेशा इस वाले टॉपिक ने आपको अपने एग्जाम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, अभी जो क्लास हमारी बीच में रुक गई थी गणित के बारे में, दोबारा चीजें बता देता हूं, वरना जो बच्चे पहली बार देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए गणित की मैंने आपको बताया था, जो मैथमेटिक्स शब्द है, जो आपका मैथमेटिक्स शब्द है, ये किस शब्द कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका नाम था, बताया था मैंने आपको, बताओ क्या बताया था? मैंथेनियन। ठीक है, मैंथेन इसका नाम बताया था, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन जो हिंदी में ये वाला गणित है, ये हमारा खुद का जो गणित है, ये लिया हुआ है संस्कृत भाषा से। ये किससे लिया हुआ है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? गणिता थे। ठीक है, देखो संस्कृत के गणिता शब्द से आया गणित, और ग्रीक के मैंथेन शब्द से आया आपका मैथमेटिक्स। यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद अब आगे लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो अगर आपने रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपकी मैथ्स की पेडागोजी आ रही है ना, जितनी वीडियो के अंदर मैंने आपको चीजें बताने वाला हूं, उसी से आपको देखने को मिल जाएगी। इससे बाहर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। और जो आपकी पेडागोजी भी पूछी जाएगी, वो लगभग आपको इसी से पूछी जाएगी, जो रीट में पूछी जाएगी। बस जो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ना मेहनत से, इनको किसी को भी एक को भी छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कौन सा पॉइंट इन्हीं में से आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति के बारे में।
थोड़ा पढ़ते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। देखिए गणित में क्या होता है, बेसिकली गणित में जो संख्याएं होती है, नंबर्स होता है, उसके अलावा स्थान होता है। स्थान का मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जो शेप होती है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये जो स्क्वायर वगैरह ये सब शेप होती है। उसके अलावा जो दिशा होती है, जैसे त्रिकोणमिति वगैरह ज्ञात करना। उसके अलावा जो मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को मीटर में, इस तरीके से जो मेजरमेंट करते हैं, उन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? गणित के थ्रू ये सब किया जाता है, ठीक है। गणित के हेल्प से होता है। पेपर में नंबर वाला आपसे पूछा था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा बाकी भी पॉइंट करना, क्योंकि आपका स्थान और दिशा भी कई बार पूछा जा चुका है। नंबर कई बार पूछा गया है, लेकिन स्थान और दिशा भी आ चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा इन पॉइंटों के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, कोई भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। जो गणित है वो विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ, यथार्थ माने रियल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, 2+2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2+2 का कुछ और मतलब निकल ही नहीं सकता। आप पूरी दुनिया के कुछ भी फैक्ट उठा के ले आओ, 2+2 का मतलब 4 ही होगा। तो ये क्या है? रियल है, यथार्थ है। गणित क्या चीज होती है? यथार्थ होती है। अपनी तरफ से कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते इसके अंदर। अगले जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चाहे रीट का पेपर हो, रीट के पेपर में कई बार रिपीट हुए ये वाले पॉइंट। रीट के अलावा मान लीजिए आपका सीटेट का भी एग्जाम है ना, वहां भी आपको ये वाले पॉइंट देखने को मिले। तो ये वाली क्लास रीट वाले बच्चों के लिए, जिनका और टीचिंग का एग्जाम है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो पहला पॉइंट, सबसे पहले आप लोग देखो, जो गणित होता है वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। अमूर्त चीजें मैंने आपको कौन सी बताई थी? जिनको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसा आप लोग अभी सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, आप लोगों ने मुझे अभी देखा तो नहीं है। अगर मैं आपसे कोई मेरा नाम पूछे तो आप बता दोगे, लेकिन आपको अभी मैं दिख नहीं रहा। तो गणित के अंदर क्या होता है? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, बताओ 7+7 कितने होते हैं? तो आप लोग माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे, 7+7 सर 14 होते हैं। तो आपको मैंने 7 और 7 की कोई चीजें दिखाई है? मूर्त चीजें दिखाई है? नहीं दिखाई। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने माइंड के अंदर क्या काम करा? कैलकुलेशन करी। अमूर्त रूप इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। और आपने उसका आंसर दे दिया। तो ये क्या है? गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। देखो जहां पर भी आपको तर्क देखने को मिल जाए, ठीक है, तार्किक देखने को मिल जाए, आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना, वो आपका गणित से संबंधित होगा। क्यों? बेसिकली गणित के द्वारा हम क्या करते हैं? हम तर्क करते हैं, ठीक है, तार्किक चिंतन करते हैं गणित के द्वारा। तो गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है ये, और गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है ये। इन दोनों के ऊपर तो खासकर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। सही बात है भाई। और गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रिय, यानी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसा आंख, नाक, कान, स्किन, जीभ, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनके आधार पर होता है। गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो फॉर्मूला होता है, वो सभी स्थान पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। अगर मैंने यहां पर बोल दिया ना 2+2 4 होते हैं इंडिया के अंदर, तो आपका अमेरिका के अंदर भी 2+2 4 ही होगा, पूरी दुनिया के अंदर 2+2 4 ही होगा। ये नहीं है वहां जाकर कुछ और इसके नियम बदल जाते हैं। तो गणित के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, ये आपका सीटेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अलग अलग शाखाओं में अलग अलग जगह पर गणित का भी यूज होता है। चाहे ये अलग अलग शाखा दे दी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ठीक है। अन्य विषयों के अध्ययन में भी किसका यूज किया जाता है? गणित का। क्योंकि वहां पर देख लेना गणित का कुछ ना कुछ आपको रोल देखने को मिलेगा। जैसे जो आविष्कार हुए उसके अंदर आपको गणित की महत्वता का पता चलेगा, ठीक है। तो अलग अलग विषयों के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा गणित के अध्ययन से आगमन, मैंने आपको बताया था, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, तथा सामान्यीकरण, इसके ऊपर लगाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, इसकी योग्यता होती है। देखो आपके रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं लिख देता हूं। गणित में सामान्यीकरण जो होता है, अभी बताऊंगा इसको डिटेल में क्या होता है ये। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है। कैसा होता है? संकुचित होता है। एग्जामिनर ने दिया था संकुचित होता है, लेकिन असल में संकुचित ना होकर क्या होता है? व्यापक होता है। अब देखिए वो कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं सामान्यीकरण की, यानी जनरलाइजेशन, क्या बीमारी होती है आखिरकार ये, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। देख लो,
सामान्यीकरण में क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से समझिए, जब अपने आप हम नियम निकालते हैं, अपने आप ही नियम निकालना, वो देखे कैसे निकालते हैं, अपने आप नियम निकालना। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो दोबारा देता हूं। आप लोगों का 26 सितंबर को रीट का एग्जाम है, ठीक है, 26 तारीख को आपका रीट का एग्जाम है। तो आप लोग रीट के एग्जाम देने के लिए क्या कर लिया आपने, ये बस में जा रहे हो और बस के अंदर और भी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बस के अंदर और भी बच्चे बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए आपने किसी से पूछ लिया कि भाई तेरा भी रीट का एग्जाम है क्या, वो कहेगा हाँ, अच्छा, कह रहेगा तुझे कैसे पता चली, कि वो सरकार ने फ्री वो दे रखा है ना टिकट, तो इसलिए पता है कि भाई तू भी फ्री लेकर बैठा है। उसने कहा यार ये भी बैग लेकर बैठा है, इसका मतलब ये भी रीट वाला होगा, ये लड़की पढ़ रही है, ये भी रीट वाली होगी। तो आपने क्या काम करा, आपने जनरलाइजेशन कर लिया, यानी सामान्यीकरण करा, कि कुछ चीजों को देखकर, दो चार बच्चों को देखकर आपने अंदाजा लगाया कि इस बस में सारे के सारे बच्चे रीट वाले ही होंगे, तो आपने चीजों का सामान्यीकरण कर दिया। तो सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित कैसे हुआ, संकुचित होता तो वो रुक जाता, तो क्या होगा, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र व्यापक रूप से होगा। कैसा होगा, व्यापक से होगा। ये आपके रीट में पूछा गया था, इसलिए मैंने कहा सामान्यीकरण बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आई होप आप लोग इसके बारे में यहां पे समझ गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। अगला पॉइंट है आपका कि गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये तो सही बात है भाई, गणित के अध्ययन से होता है, वरना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक चीज और लिखो, गणित की जो प्रकृति होती है, गणित की प्रकृति यानी जो इसका नेचर होता है, वो होता है आपका सर्पिलाकार, सांप जैसा। कैसा होता है, सर्पिलाकार। इंग्लिश में बात करें तो स्पाइरल, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो स्पाइरल। ये होता है सर्पिलाकार, सांप जैसा। कैसा होता है सांप जैसा, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है, क्योंकि सर्पिलाकार की होती है, सांप जैसी की होती है। जो गणित के यानी मैथ्स के जो कंसेप्ट है, जो इसके तथ्य है, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये देखो, ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। छोटे से शुरुआत हो रही है और फिर बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए इसको सांप जैसा बताया है, सांप जैसी आकृति, सर्पिलाकार है, कि आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक। आई होप आप लोग यहां तक समझे होंगे। चलिए अब देखिए, आपकी जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है वो मैंने आपका करा दिया कंप्लीट। उसके अलावा अगला टॉपिक देखते हैं, गणित की तर्क शक्ति। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित की तर्क शक्ति के बारे में। देख लेते हैं गणित की तर्क शक्ति। देखो, गणित के अंदर क्या होता है, आदमी तर्क करता है। जैसे मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, बताओ 2+2, तो आपने तर्क करना शुरू कर दिया कि 2+2 कितना होगा, ठीक। अब जो गणित में जो तर्क होता है, ठीक है, इस जो तार्किकता होती है, इसकी प्रक्रिया होती है। ये जो तार्किकता होती है गणित के अंदर, इसकी एक प्रक्रिया होती है। और यहां से देखो एग्जाम में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की तार्किकता की प्रक्रिया है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन दे देगा, या फिर पूछ लेगा कि गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको चारों का पता होना चाहिए। देखिए, अब गणित में आपको तर्क करना है। जैसे मैंने आपको पूछ दिया 2+2 बताओ कितना होता है, तो आपने तर्क करना शुरू कर दिया। तो पहली चीज आप तो लगाओगे अनुमान। गणित के अंदर जब तर्क कर रहे हो तो किसी भी चीज का तर्क करोगे, पहले अपने माइंड के अंदर आप लोग अनुमान लगाओगे, ठीक। और जो अनुमान होगा, जो आप लोग तर्क लगाओगे, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी बच्चों को कहा बेटा 2+2 4 होते हैं, उसने निकाल दिया 4 होते हैं। अब उसे एक और न्यूमेरिकल दिया, 25 और 25 कितने होते हैं, तो पता उसने क्या जोड़े, 5 और 5 10, 2 2 4। उसने तो अपने तरीके से सही जोड़े। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बच्चे का तर्क होता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहां पर बच्चे ने खुद अपने आप 4 निकाल लिया और यहां पर बच्चा फंस गया। क्यों, यहां पर उसको हासिल के बारे में पता नहीं था। तो पहली चीज लगाते हैं हम अनुमान। जैसे इस बच्चे ने अनुमान लगाया 2+2 4 होते हैं, यहां भी अपना अनुमान लगा रहा था लेकिन वो गलत हो गया, ठीक है। तो गणित में तर्क करने की पहली चीज होती है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के बाद दूसरी चीज होती है सामान्यीकरण, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई है सामान्यीकरण के बारे में, जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ नियम निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाल लिया, जैसे 25+25 का नियम निकाल लिया कि सर जी ने ये दोनों जोड़े थे और इधर से कोई हासिल वासिल बता रहे थे और इसको जोड़ के इस तरीके से आएगा, तो बच्चे ने अपने आप नियम निकाला कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरे पर विशिष्ट स्थिति आ जाएगी और उसके बाद चौथे पर परिकल्पना और प्रमाण हो जाएगा। तो एक जो गणित की जो तार्किकता की प्रक्रिया है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलती है। इन चारों को देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। यहां तक आप लोग समझे। चलिए अब बात करते हैं गणित की भाषा के बारे में। यह आपका आ गया तीसरा पॉइंट, गणित की भाषा।
देखो कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, जितना भी मैंने आज तक चीजें पढ़ी है, जितनी चीज समझी है, वो आपके सामने सिंपल भाषा में रखी हुई है। इससे सिंपल भाषा मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कुछ हो सकती है। और पूरा निचोड़ रखा हुआ है, जो गणित की जो पेडागोजी है उसका पूरा निचोड़ है, ठीक है। बस इन पॉइंट को छोड़ना मत आप, किसी भी पॉइंट को जो मैंने आपको डिटेल में दी हुई है। देखिए अब पढ़ते हैं गणित की भाषा। भाई गणित की अपनी एक भाषा होती है, हर किसी की अपनी एक भाषा होती है, तो गणित की भी अपनी भाषा होती है। जो गणित की भाषा होती है वो अंतरराष्ट्रीय होती है और सार्वभौमिक होती है। जैसे मैंने भी कहा, अगर मान लीजिए 2+2 4 होते हैं, तो एक जो 4 है ये इंडिया के अंदर भी 4 होंगे, अमेरिका के अंदर 4 होंगे, साउथ अफ्रीका, मतलब पूरी दुनिया के अंदर 4 ही होंगे। तो कैसी है गणित की भाषा? अंतरराष्ट्रीय भी है और सार्वभौमिक भी है, यानी हर जगह है, ठीक है। हर जगह गणित की इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है, यह क्रमबद्ध है और वैज्ञानिक भाषा है। ये जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो वैज्ञानिक की भाषा होती है वो क्रमबद्ध होती है, सीक्वेंस से होती है और साइंटिफिक होती है। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा यह संकेतात्मक और चित्रात्मक है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जो गणित की भाषा होती है, देखो संकेतों का यूज होता है गणित के अंदर। कितना आप लोग संकेत करते हो, ठीक है। कोई भी आप लगा लो, जोड़ घटा के भी, गुणा भाग के भी संकेतक होते हैं और चित्रात्मक होते हैं, ठीक है। तो गणित की भाषा के जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो तीनों मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिए, और आपके रीट के एग्जाम में बार बार इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप लोग गणित की भाषा के बारे में समझ गए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिभाषा है गणित की भाषा से संबंधित, वो दी थी गैलीलियो ने, ठीक है, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसा गैलीलियो का मानना है। इन्होंने एक कथन दिया था, तो आप इस परिभाषा को भी याद कर लेना, जिससे आपका एक तथ्य क्लियर हो जाए, ठीक। तो गणित की भाषा आपकी क्लियर हो गई। 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए बहुत ही आसान भाषा में। अब बात आती है चौथे चैप्टर की। 1 नंबर का हमेशा रीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लेना। 1 नंबर का कथन आपके एग्जाम में जरूर आया कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह वाली बात कही है, किस मनोवैज्ञानिक की यह वाली परिभाषा है। तो जितने महत्वपूर्ण कथन है उनको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का इन्हीं में से कोई सा ना कोई सा लगभग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी कथन लिए ये सारे महत्वपूर्ण लिए। ऐसे तो कहने को बहुत सारे कथन है, लेकिन आपको इन्हें याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए, क्योंकि 1 नंबर आपका हमेशा आता है कथन का। पहले देखते हैं नेपोलियन। नेपोलियन ने कहा था कि गणित की उन्नति में ही हम सबकी उन्नति है, यानी इन्होंने गणित की जो प्रोग्रेस होती है उसकी प्रोग्रेस में सबकी उन्नति है, ठीक है। जितनी गणित की उन्नति होगी उतनी हमारी होगी। ये बात किसने कही थी? ये वाली बात कही थी नेपोलियन ने, ये वाली बात कही थी, ठीक। यहां तक आप लोग इसका समझे। उसके बाद है सुपर टेट की बुक कब तक निकालूंगा? देखिए अभी रीट वाला एग्जाम कंप्लीट करा दो बच्चों का, देन उसके बाद सी टेट एंड यूपी टेट कराऊंगा, देन उसके बाद सुपर टेट पर आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहली आपकी क्लियर हुई। दूसरा देखिए, हब्स ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि गणित एक पत्थर के समान विषय है, जिस पर पत्थर औजारों को तीर करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को भी तीर करता है। ये वाली बात कही थी हब्स ने। उसके अलावा प्लेटो, पिछले रीट के एग्जाम में आपको पूछा गया था प्लेटो की परिभाषा, एक बार और देख लीजिए। प्लेटो की एक और परिभाषा है, उसके अंदर प्लेटो की परिभाषा कुछ इस तरीके थी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान जरूरी है, इस तरीके से थी। ये वाली दूसरी परिभाषा है कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में पहुंच जाती है। दूसरी परिभाषा है। देखिए यहां से 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, एक तो प्लेटो साहब का और एक इनके शिष्य हुए अरस्तु, एक इनके शिष्य थे अरस्तु। देखो प्लेटो ने तो क्या काम करा, इन्होंने जो विश्वविद्यालय था ना, जो विश्वविद्यालय था उसके बाहर एक नेम प्लेट ही लगा दी, नेम प्लेट लगा दी। उस नेम प्लेट पर सीधा क्या लिख दिया था कि इस स्कूल के अंदर वो आएगा जिसको ज्यामिति का ज्ञान आता है, ठीक है। तो ज्यामिति का ज्ञान के पीछे पड़ गए थे कि जिसको ज्यामिति की जानकारी है वही स्कूल के अंदर एंट्री लेगा, ठीक है। तो ये वाली बात कथन आपके एग्जाम में भी आया था कि प्लेटो ने कहा था विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान जरूरी है। अब जो इनके अरस्तु है, इन्होंने कहा यार क्या पागल वाली बात कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने कहा इस तरीके से थोड़ी है कि ज्यामिति का ज्ञान होना जरूरी है। इन्होंने कहा गणित मात्रा का विज्ञान है। यहां पर लिख देता हूं मैं, इन्होंने कहा था कि गणित जो होता है ना वो मात्रा का विज्ञान होता है। आप देखो ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है आप लोगों के लिए, अब पता नहीं एग्जामिनर कौन सी पूछ सकता है। इन्होंने कहा गणित मात्रा का विज्ञान होता है, कोई ज्यामिति व्यामिति होना जरूरी नहीं है। तो गुरु चेले में आपस में क्या हो गई, आपस में भिड़ गई। वो अपने तथ्य बताने लगे, ये वाले अपने तथ्य बताने लगे, ठीक है। तो गणित मात्रा का विज्ञान है, ये कहा था अरस्तु ने, और गणित विश्वविद्यालय का प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान जरूरी है, ये बताया था प्लेटो ने। तो गुरु चेले की आपकी दोनों क्लियर हो गई ये वाली बात। आगे देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा आपकी देखिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
इनको आप लोग देखना। एक तो हो गए आपके डटन, देखो ट्रिक से बताऊंगा आपको, और एक हो गए आपके जोन लोग, और एक और इनका तीसरा भाई है, मतलब नाम का तीसरा भाई है, और एक और हो गए इनके रसेल, बर्टेड रसेल करके कुछ नाम है इनका, बर्टेड रसेल करके। ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है, ये जो आपके तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो अपनी परिभाषाएं दी थी, अभी देखना कितना सिंपल लगेगा आपको। इन तीनों ने जो अपनी परिभाषाएं दी थी वो दी थी तर्क पर आधारित। ठीक है, किस पर आधारित? तर्क पर आधारित परिभाषाएं दी थी इन तीनों मनोवैज्ञानिक ने। वो देखिए वो कैसे है, देखिए। डटन क्या कहते हैं? गणित तर्क सम्मत विचार है, तर्क पर दी थी इन्होंने परिभाषा। जोन लोग क्या बोल रहे हैं कि गणित के वो मार्ग जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करते हैं, इन्होंने भी तर्क की कही थी। और बर्टेड रसेल ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो गणित होता है वो कुछ क्या था उसका, गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी तर्कपूर्ण भाषा है, ये कहा था रसेल ने। तो इसका भी तर्क आ गया। तो देखो जो तर्क आधारित परिभाषा है वो दी थी डटेन, लोग और रसेल ने। अब इसके अंदर आप लोग एक ट्रिक बनाओ। ट्रिक कैसी है? ट्रिक ये थी कि कई टन रस लोक हो गया, कई टन रस जो है जूस का रस लोक हो गया। अब क्या हो गया सर, ये क्या ट्रिक है? हमें तो बस याद करनी है ताकि हमारे एग्जाम में एकदम माइंड में एकदम आ जाए, ठीक है, ताकि हमारा एक नंबर जाना पाए। कि कई टन रस लोक हो गया, कई टन मतलब डटन, रस का मतलब बर्टेड रसेल, और लोक हो गया यानी जोन लोक। ठीक है, तो ये तीनों के ऐसे याद कर लेना जिन्होंने तर्क आधारित परिभाषाएं दी थी। इन तीनों के बारे में आप लोग जान गए, परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। यहां एक ये भी देख लो, जो रसेल थे, बर्टेड रसेल थे, इन्होंने ये भी कहा था कि जो सभी गणित है, ठीक है, जो सभी गणित है वो प्रतीकात्मक होते हैं। कैसे होते हैं सभी गणित? प्रतीकात्मक तर्क है। तर्क तो आएगा, ये आएगा, तर्क आधारित है, तो प्रतीकात्मक तर्क है, ये कहा था रसेल ने। इसको भी देख लेना, सिंबलिक लॉजिक है। ठीक, आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है मार्शल स्टोन की। इन्होंने कहा था अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। ठीक है, अब देखो स्टोन, यहां पर क्या नाम आ रहा है? स्टोन। स्टोन यानी पत्थर। अब देख लो, मूर्त पत्थर, पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, इस तरीके से कर सकते हो, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ दो, ट्रिक जोड़ दो, ताकि एग्जाम तक याद हो जाए। आप लोगों ने अभी तक इतनी चीजें पढ़ी होगी, आपके दिमाग में सब घूम रहा होगा कि यार इस ये भी पढ़े, वो भी पढ़े, क्या पढ़े, जो पढ़ा है वो ही भूल गए। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन होगी इस टाइम पर। आई नो, मैं आपको अच्छी तरीके से जान सकता हूं, तो आपको ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, अगला है गोस के अनुसार। गोस ने कहा था गणित विज्ञान की रानी है। देखो, जो गोस थे, आपने एक मूवी देखी है वो ऋतिक रोशन वाली, जिसमें वो जादू होता था। ठीक है, मूवी का नाम क्या था? जादू ही था, कुछ और था। तो जादू जब ऋतिक रोशन को मिलता है ना, तो वो ऋतिक रोशन गोस जैसा हो जाता है। गोस जैसा पता है कैसे हो जाता है? इंटेलिजेंट हो जाता है, बहुत समझदार हो जाता है। जब स्कूल में उसका टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सारे आंसर दे देता है ऋतिक रोशन। उसी तरीके से गोस भी बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, आपने एक वो रूल पढ़ते हो ना, नंबर निकालने का, n+1/2, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये भी गोस ने बनाया था, ये वाला फॉर्मूला। तो इन्हें मैथ से बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे मैथ से। ठीक है, ये इन्होंने कहा मैं शादी भी मैथ से करूंगा। ठीक है, पता ना कैसे करेंगे, वो अलग बात है लेकिन मैथ से बहुत लगाव था, इसलिए इन्होंने कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, विज्ञान की भी रानी है, मेरी भी रानी है, ये कथन था गोस का। तो आप लोग गोस के बारे में समझ गए। अगला देखिए, अगला है रोजर बेकन। आपके रीट के प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी रोजर बेकन की कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये रोजर बेकन ने ये वाली परिभाषा कही थी। अगली है होगमैन के अनुसार, ये भी आपके रीट के एग्जाम में पूछी गई थी कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक परिभाषा देखो और रह गई कांट की, इसको भी लिख लो आप लोग, कांट की परिभाषा। इन्होंने कहा था कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है, एक तो मुझे भी इतनी याद नहीं होती, थोड़ी जितनी हो जाती है ना उनको ही देख लेता हूं। ठीक है, और ये वाली थी, विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह किसका? गणित का, जितना वह गणित का प्रयोग करता है। ठीक है, जितना वह गणित का प्रयोग करता है। क्योंकि मैंने जितनी भी परिभाषा है ना, वो सारी मेन यही परिभाषा है, इसलिए मैंने हमेशा शुरू से इन्हीं को याद किया हुआ है। ये वाली बात कही थी, कांट ने वाली कही थी। ठीक है, यथार्थ का मतलब वही रियलिस्टिक, रियल में। तो फ्रेंड्स, जितने महत्वपूर्ण कथन थे आप लोग उनको समझ गए अच्छे तरीके से। कुछ मैंने ट्रिक के थ्रू भी बताया आपको, कुछ आपको डिटेल में भी समझाए, और आपको आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि एक नंबर का कथन रीट के एग्जाम में पेडागोजी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, यहां तक आप लोग समझे। 4 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद आ गया अगला। देखिए, अगर मैं कुछ कहूं ना
कि आपके एग्जाम में क्या चीज पक्का आएगी, तो 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आपके रीट के एग्जाम में। चाहे आपका मैथ्स में आए, हिंदी में आए, सीडीपी में आए, किसी भी सब्जेक्ट में आए, लेकिन आपका डायग्नोस्टिक और रिमीडियल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, एक बारी में देखना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये भाई बम किस चीज के फट रहे हैं आज। चलो अगला देखते हैं। देखिए पहले बात करते हैं निदानात्मक की। देखिए निदान में क्या होता है, इसमें सिर्फ समस्याओं की पहचान होती है। निदान में क्या होता है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, निदान में क्या होता है, सिर्फ समस्याओं के कारण को जाना जाता है, समस्याओं की क्या होती है, पहचान होता है, कठिनाइयों का पता लगाना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है। वो कैसे, वही एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कोई रोगी है, किसी को कोई बीमारी हो गई और वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर क्या कहेगा, हाँ भी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। तो रोगी अपने प्रॉब्लम बताएगा, तो डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले डायग्नोस करेगा, उसका निदान जानेगा कि इसको क्या बीमारी है। सबसे पहले यही तो काम करेगा। फिर उसको कुछ टेस्ट वगैरह भी लिख देगा, वो भी क्या किसका हिस्सा है, डायग्नोस का हिस्सा है। जब वो डायग्नोस कर लेगा, डायग्नोस करने के बाद फिर क्या काम करेगा, वो उपचार करेगा। उसके बाद ही कुछ दवा गोली देगा, इंजेक्शन देगा। कभी ऐसे नहीं होगा आप कोई रोगी डॉक्टर के पास गया, उसने सीधा इंजेक्शन ठोक दिया, हाँ भाई बता तुझे क्या डॉक्टर है, इतने में तो खेल खत्म। समझे ना आप वाली बात को। पहले निदान होगा, निदान के अंदर क्या होगा, कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी समस्या होगी, उनका पता लगाया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसी तरीके से टीचर भी क्या काम करता है, पहले बच्चे की समस्याओं को आइडेंटिफाई करता है, उनकी पहचान करता है कि बच्चों को कहाँ का समस्या आ रही है। जब बच्चों को उसकी समस्याओं का पता लग जाता है, निदान हो जाता है, फिर टीचर उसका उपचार करता है। उपचार कैसे करता है, एग्जाम्पल बढ़िया देता है, एग्जाम्पल के थ्रू उपचार करता है, टीएलएम का यूज करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करता है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का। ठीक है, जिससे जो शिक्षण है वो रुचिकर हो जाए, इंटरेस्ट के थ्रू हो जाए। तो आप लोग निदान और उपचार को समझ गए। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, निदान का एक और पॉइंट। जैसे निदान करता है, समस्याओं की पहचान करता है, ठीक है, डायग्नोस करता है समस्या को। तो निदान जो परीक्षण होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का कैसे होता है, एक होता है व्यक्ति केंद्रित, ठीक है, एक होता है व्यक्ति केंद्रित कि कोई भी रोगी गया डॉक्टर के पास, जाके उसने इलाज कर दिया, ठीक है, किसी एक की प्रॉब्लम। और दूसरा होगा समूह केंद्रित, जब कई सारे एक साथ जाते हैं, जैसे कोरोना के मरीज हो गए तो बहुत सारे एक साथ जाते हैं, तो एक साथ उनका इलाज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग जान गए। अब देखते हैं अगला, सामुदायिक गणित। देखिए बड़ा सिंपल चीज है सामुदायिक गणित, इसके बारे में आप लोग इतना जी हाँ सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी भी आप लोगों के लिए, ठीक है, विशेष है। और आप लोग इतनी मेहनत करो, तैयारी करो, भगवान ने चाहा तो सभी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सामुदायिक गणित की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सिंपल सी चीज है भाई, कम्युनिटी में मैथ्स का यूज क्यों होता है, हमारे आसपास में परिवार में क्यों होता है मैथ्स का यूज, देख लो सिंपल सा, मोटा मोटा, इतना समझने की जरूरत नहीं है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ नई बात बता भाई, हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है, ठीक है, जो भी उसको सैलरी मिलती है या किसी बिजनेस के थ्रू कमाता है, तथा आय व्यय करता है, यानी जो कमाता है और जो खर्च करता है, उसे किसी ना किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी तो समझ लो आपका इस दुनिया के अंदर गुजारा भी होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सारे काम जो है गणित के द्वारा ही होते हैं। सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और समाज में होने वाले सभी प्रकार के जो लेन देन होते हैं, चाहे व्यापार के हो, वाणिज्य के, उद्योग के हो, सेवा के हो, किसी भी तरीके के लेन देन आपके गणित पर ही निर्भर होते हैं। उसके अलावा समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने एवं समाज को प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की मुख्य भूमिका होती है। ये आपका अलग से रीट के सिलेबस में दिया हुआ था, कम्युनिटी मैथमेटिक्स के नाम से, कि भाई समाज के अंदर मैथमेटिक्स की क्या उपयोगिता होती है। तो आप लोग इनके बारे में भली भांति जानते भी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिवस याद नहीं होते, देखो दिवस मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर का दिवस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप लोग वीडियो में देख लो, वरना जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें तो सारी चीजें डिटेल में ही है। ठीक है, देखिए अगला, एडमिट कार्ड आपको जल्दी मिल जाएंगे, 2-4 दिन में कभी भी मिल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो आपको। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ते हैं मूल्यांकन। आपके सिलेबस में दिया हुआ है औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको कई बार बता चुका हूं इवोल्यूशन के बारे में, मूल्यांकन करना। अब उसके 2 टाइप जो है आपके, औपचारिक और अनौपचारिक, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल सा है, कुछ भी इसके अंदर रटना नहीं है।
जो औपचारिक मूल्यांकन होता है, जो फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है मूल्यांकन, इसमें विद्यार्थियों को बताकर किया जाता है, उसको पता रहता है कि भाई तेरा मूल्यांकन हो रहा है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को पता होता है तेरा मूल्यांकन हो रहा है। वो कैसे, जैसे रीट का आप लोग एग्जाम दोगे 26 सितंबर को, तो आपको क्या पता है कि भाई हमारा मूल्यांकन ले रहा है बोर्ड, बोर्ड हमारा मूल्यांकन करेगा कि हम कैपेबल है एग्जाम को पास करने के लिए, जॉब लेने के लिए या नहीं। इस तरीके से बोर्ड हमारा मूल्यांकन करेगा। तो औपचारिक मूल्यांकन में जिसका मूल्यांकन होता है उसको पता रहता है, ठीक है, उसको पता रहता है। अगर टीचर भी किसी बच्चे का मूल्यांकन करेगा तो बच्चों को पता रहेगा कि हाँ हमको काम दिया जा रहा है और यहाँ पर टीचर हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं। ये होता है औपचारिक मूल्यांकन। अगर पता नहीं होता, अगर मूल्यांकन करते टाइम पता नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक मूल्यांकन। ये कैसे हो जाएगा आपका, अनौपचारिक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक। जैसे मैंने आपको बताया था, रीट का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग बस के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और वहां पर दो बच्चे आपस में कुछ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे, यार तूने सचिन सर का ये वाला पढ़ा, इसका क्या आंसर होगा। तो इस तरीके से बात ये दोनों कर रहे हैं, फायदा यहां से मान लीजिए तीसरा इनका मूल्यांकन कर रहा है कि भाई इनका लेवल तो मेरे से नीचे है, इनसे तो ले ही जाऊंगा ऊपर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग समझिए, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक में पता होता है और अनौपचारिक में पता नहीं होता। अब हमें पढ़नी है औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। औपचारिक मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधि होती है उनके बारे में एक बार पढ़िए। देखिए, पहली होती है चेकलिस्ट, जात सूची। इसमें क्या होता है, जैसे किसी का मूल्यांकन करना है, वही जैसा आपका रीट का जो एग्जाम होगा उसके थ्रू आपका मूल्यांकन होगा, तो उसमें जैसे जात सूची है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी स्टेटमेंट दी होगी उसमें आपका हाँ या ना में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछता है भाई एक टिक कर दो, या हाँ या ना में पूछेगा, ये हो जाएगी जात सूची। दूसरा मूल्यांकन हो जाएगा प्रश्नावली, क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकता है। उसके अलावा जो बच्चा होगा अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देता है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल की जो डायरी होती है, जो बुक होती है, उसके अंदर क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे आंसर के लिए जगह लिखी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा औपचारिक मूल्यांकन। फिर बच्चा इसको जो उसकी कॉपी में, जो उसकी बुक में लिखा होगा, उसको अगले दिन आके टीचर को चेक कराएगा कि सर मैंने ये वाला काम किया है, तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा। अगला है असाइनमेंट। देखो, टीचर क्या काम करता है, बच्चों को होमवर्क देता है, कुछ भी एक असाइनमेंट दे देगा कि बेटा एक काम कर, घर से 5 जानवरों के नाम लिख कर आ, 5 जानवरों के नाम लिख कर आ, उनके बारे में चीजें लिख कर आ। तो उसने एक होमवर्क दिया। अब देखो यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है, बच्चों को भी पता है कि सर ने मुझे काम दिया, एक असाइनमेंट दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असाइनमेंट आपका औपचारिक मूल्यांकन की आपकी एक विधि हो जाएगी। उसके अलावा लिखित परीक्षाएं, आपकी देखो जो लिखित परीक्षा हो रही है, आपकी भी तो लिखित परीक्षा हो रही है रीट के लिए, तो ये क्या है, आपका औपचारिक मूल्यांकन हो रहा है। आपको पता है ना कि आपका रीट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, आपका औपचारिक मूल्यांकन, आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे बच्चे की जो वार्षिक अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती है, ये इसी तरीके की होती है। एक होता है मौखिक परीक्षाएं, जैसे अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से और आप फिर उसका आंसर दोगे, तो मौखिक परीक्षा क्या हो जाएगी, औपचारिक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसके भाई की, इसके दूसरे जुड़वा भाई की, अनौपचारिक मूल्यांकन, जो इसका अपोजिट होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उसकी जानकारी है, ठीक है, क्या है उसका, बिना उसकी जानकारी के किया जाता है। वहां पर जानकारी के साथ किया जाता है, यहां पर बिना किसी जानकारी के किया जाता है। और इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है अनौपचारिक मूल्यांकन में। देखिए वो कैसे होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। अब यहां पर बच्चों को पता नहीं है कि भाई तेरा मूल्यांकन कर रहा है टीचर या नहीं कर रहा, ठीक है। पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके। जो टीचर क्या होता है, वो बच्चों को कुछ एक्टिविटीज में बांट देता है, कुछ गतिविधियों में बांट देता है और फिर ऑब्जर्व करता है कि देखो बच्चा क्या क्या चीजें कर रहा है। तो जब वो टीचर को ऑब्जर्व करेगा, बच्चा तो अपना एक्टिविटी में बिजी होगा, मान लीजिए किसी गेम में बिजी होगा या कोई एक्टिविटी में बिजी होगा, उसको पता ही नहीं है कि टीचर की नजर तेरे ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक मूल्यांकन की विधि हो जाएगी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। दूसरी विधि हो जाएगी संवाद करके। संवाद में क्या काम कर देगा, दो बच्चों का आपस में क्या काम करा देगा, प्रतियोगिता करा देगा। बेटा आपस में अंताक्षरी खेलो या एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछो। तो ये एक दूसरे से क्या काम करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन इनका मूल्यांकन कौन कर रहा होगा, इनका मूल्यांकन करेगा टीचर कि देखो किसको कितना आता है। तो संवाद के थ्रू होगा, अभिलेख के थ्रू होगा, ठीक है। अभिलेख में जितने भी उसके घटनाएं होगी, जो भी उसके अचीवमेंट्स होंगे, जो भी उपलब्धियां होगी, उनको अभिलेख में रखा जाएगा। इसमें बच्चों को पता ही नहीं रहता उसका मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनौपचारिक मूल्यांकन की विधि हो जाएगी। यहां तक आप लोग समझ गए। अब आपके लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब आपका 7वां चैप्टर आ गया
कि गणित में शिक्षण की क्या क्या समस्या होती है। अब पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। एक बार कमेंट आपके देखो क्या पूछ रहे थे। पेपर का वीडियो कोई बालाघाट जी। चलिए बात करते हैं अब गणित में शिक्षण की समस्या है। अब आप लोग एक बात बताइए, गणित में शिक्षण की क्या समस्या होती है? सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? देखिए, सबसे ज्यादा समस्या होती है लड़कियों के साथ। अब इसमें आप ये मत कहना कि सर आप जेंडर वाइज की बात कर रहे हो, आप लड़कियों के बारे में इस तरीके से कह रहे हो, लड़कों के बारे में इस तरीके से। देखो, मैं मेरे पास में इसको फैक्ट के साथ कह रहा हूं। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं और मोस्टली लड़कियां बोलती है सर मैथ्स तो करेंगे ही नहीं, मैथ्स तो बिल्कुल हमें आता ही नहीं है, बिल्कुल हम इसे छोड़ देंगे, करेंगे नहीं। जितना डाटा आता है 99% लड़कियां बोलती है मैथ्स हम करेंगे नहीं। आप लोग मुझे सिंपल एक बात बताइए, जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। सीट आपकी 30,000 प्लस है, जो आपकी वैकेंसी है 30,000 प्लस है, और सिलेक्शन कितनों को मिलेगा? कई लाखों को सिलेक्शन, कई लाखों के एग्जाम पास होंगे। तो जो कई लाखों के एग्जाम पास होंगे, क्या वो मैथ्स को छोड़कर पास हो पाओगे? मैथ्स को छोड़कर अच्छे नंबर ले आओगे आप लोग? मैं शुरू से इस बात के ऊपर पूरा जोर देता था कि मैथ्स को बिल्कुल मत छोड़िए, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इजी आता है, आप लोग आसान से कर जाओगे। लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, ठीक है। अब मैसेज आते हैं सर कुछ तरीका बताइए, तो अब तो वही तरीका है जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, बस उनकी प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल की, उनसे भी आपका पूरा पड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं टीचर की जो गाइडेंस होती है उसको आप लोग थोड़ा समझिए। अगर मैं आप लोगों से अपनी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आप लोगों से ज्यादा चीजें पता है, मैंने एग्जाम भी निकाले हुए हैं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ऐसी देता हूं जो आपके फायदे के लिए होती है, ना कि आपके नुकसान के लिए, ठीक है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं था जो आपने गलती कर दी, ठीक है। अब इसमें जेंडर वाइज का आरोप मत लगा देना मुझ पे, मैं आपको एक जस्ट फैक्ट बताया जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उनके बेस पर, ठीक। अब गणित में देखो शिक्षण की क्या समस्या होती है? छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखो, अगर बच्चे का फिजिकली और मेंटली रूप से अगर वो स्ट्रोंग नहीं होगा, अगर वो बच्चा स्ट्रोंग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो बच्चों को गणित के अंदर शिक्षण में समस्या आएगी। अगर वो मजबूत होगा, शारीरिक रूप से भी होगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा और मानसिक रूप से भी होगा, तो गणित में उसको समस्या नहीं आएगी। पहली समस्या तो गणित के अंदर ये वाली हो गई, ठीक। उसके अलावा दूसरी समस्या होती है कि प्राइमरी लेवल पर छात्रों का गणित में कमजोर होना। जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही गणित में कमजोर हो जाएंगे, तो बाकी के आगे आने वाले जो स्तर होंगे उसमें तो खुद ही कमजोर हो जाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का इसलिए इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। आप लोग टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें आपको मैथ्स जरूर देखने को मिलती है। और मेरे पास क्या आती है कि सर मैथ्स तो हम करेंगे नहीं, मैथ्स को हम छोड़ देंगे। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, खैर रीट के एग्जाम में तो इंटरव्यू नहीं है, आप लोगों ने अगर फेस किया होगा कोई टीचिंग का इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में भी मैथ से संबंधित कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। अब आप पैनल के सामने क्या कहोगे? सर या मैडम हमें आता नहीं है। वो क्या कहेंगे फिर आपकी, आप सोच सकते हो, ठीक। तो प्लीज जो चीजें मैं आपको बताता हूं उसको केयरफुली सुनिए, उनका इंप्लीमेंटेशन करिए अगर आपको जॉब लेनी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं गणित में और क्या समस्या हो सकती है। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण होना, एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है गणित के लिए। और पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है उसकी संरचना की समस्या, कभी कभी करिकुलम इतना जटिल बना देते हैं ना कि गणित बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। ये पॉइंट बिल्कुल फैक्ट है। करिकुलम को बहुत आसान और सरल तरीके से बनाना चाहिए। आपने देखा होगा गणित के अंदर अब पिक्चर का, बहुत फोटो का यूज किया जाता है, क्यों? ताकि बच्चा उनको सीख सके, उसके दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार, अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो गणित सीख जाएगा, शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो गणित नहीं सीख पाएगा बच्चा, ठीक है। तो शिक्षक का व्यवहार बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी एक लड़की पूछ रही है सर मैथ, ये बोलिए दीपिका सर मैथ्स में कितने नंबर ले आए? मैथ्स में आप लोग ले आओ 30 नंबर, ठीक है। अब आगे पूछिए। अगला है अध्यापक का संबंधित विषय का सही ज्ञान नहीं होना। देखो भाई आगे अगला पॉइंट, अगर टीचर को खुद ही मैथ्स का नहीं पता तो समस्या तो आएगी, उसकी जॉब में भी समस्या आएगी, जॉब लग जाएगी उसके बाद भी उसको समस्या आएगी बच्चों को पढ़ाने में। आप लोग समझ रहे हो कि कितनी समस्या होती है। उचित शिक्षण विधि का उपयोग ना होना। देखो जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वीडियो के अंदर जो मैंने आपको चीजें रखी हुई है बहुत आसान है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, और जितना भी मुझसे हो पढ़ रहा है मैं आपको चीजें करा रहा हूं। तो शिक्षण विद्या अगर मैं अच्छी करूंगा तो आप लोग पढ़ोगे, वरना आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है, मैं आपको बड़ों की बात कर रहा हूं, ठीक। चलिए अगला चैप्टर आ गया त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। इसके बारे में देखते हैं, ये नई चीज जुड़ी है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण के बारे में, ठीक है। और पानी की बोतल आज मैं रखना भूल गया और मेरा गला सूख गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी टाइम है। पढ़ते त्रुटि विश्लेषण के बारे में। हाँ जी, समस्याओं से तो दुनिया भरी हुई है, हल तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। वेरी गुड भाई, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं त्रुटि विश्लेषण के बारे में। इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। त्रुटि विश्लेषण बेसिकली होता क्या है? देखिए, त्रुटि क्या मतलब होता है? जो गलतियां होती है, जो बच्चा गलती करता है, एरर करता है, ठीक है। बच्चा क्या, आप लोग भी गलती करते हो, तो छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों या त्रुटियों का पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि त्रुटियों क्या, एरर्स का यहां पर विश्लेषण किया जाता है त्रुटि विश्लेषण के अंदर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है जी? बहुत लंबा कमेंट है, आपकी वीडियो की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग रीट 120 पर जाएंगे। वेरी गुड भाई, प्लस पर ही जाओगे। तो त्रुटि का ये आपने देखा। अब देखिए, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने रीट के अलावा अलग टीचिंग के कुछ एग्जाम भी दिए होंगे ना, वहां पर भी आपको त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो त्रुटियां होती है गणित शिक्षण में, त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गणित शिक्षण ना भी हो ना, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी XYZ आपका सब्जेक्ट हो, उसमें त्रुटियों का, एरर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके एग्जाम में, खासकर सीटेट के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो त्रुटियां होती है, जो एरर्स होते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लाभदायक होते हैं। देखो एक बात आप लोग मुझे बताओ, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि बच्चा कहां गलती कर रहा है? और गलती का जब पता ही नहीं चलेगा तो टीचर उसको समस्या का समाधान कैसे करेगा? समस्या का समाधान कैसे करेगा टीचर? तो इसलिए गलतियों का होना जरूरी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, हर कोई गलती करता है। तो इसलिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक यानी फैक्ट के ऊपर और प्रक्रियात्मक हो सकती है, ठीक है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा कोई कैलकुलेशन कर रहा है, 24 प्लस इसमें कुछ जोड़ रहा है। अब यहां पर बच्चा जो ये प्रक्रिया कर रहा है, इसमें गलतियां भी करेगा, सीखेगा भी, ठीक है। अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ यहां पर बच्चा करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? तथ्यात्मक भी होगी, फैक्ट पर भी, और प्रक्रियात्मक होगी। अगला पॉइंट है, त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसके ऊपर लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल एज इट इज, ये आपके कई टीचिंग एग्जाम में सिंपल एज इट इज पूछा जा चुका है कि त्रुटियों द्वारा जो बच्चे अंक प्राप्त करते हैं उनके बारे में जो प्रतिक्रिया प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है? त्रुटियां प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये त्रुटि विश्लेषण के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार। जो गलतियां होती है, किस किस टाइप की गलतियां होती हैं, और आप लोग बताइए आप लोग कौन सी गलती करते हो? और मेरे ख्याल से पहली वाली करोगे, लापरवाह त्रुटियां जैसे नाम से पता चल रहा है, लापरवाह। लापरवाही वाली गलती कैसे करोगे? जब आप रीट के एग्जाम में सोल्व करोगे क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी करोगे। कैसे करोगे? जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम आपको 2.5 घंटा मिलेगा बस। तो सोचो जल्दी जल्दी जितना हो सके, तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे? गलती करोगे। तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी? लापरवाही की वजह से गलती होगी। सर ये तो मुझे आता हुआ गलत हो गया मेरा, ठीक है। लापरवाही की वजह से, या फिर ध्यान ना देने की वजह से, या फिर ध्यान ना देने की वजह से, ठीक है। दूसरी हो जाएगी कंप्यूटेशनल त्रुटियां, ठीक है। जैसे जो भी गलत तरीके से जो प्रक्रिया होती है कंसेप्ट की, वो होती है आपकी कंप्यूटेशनल। जैसे मान लीजिए, गलत तरीके से कह दूं, जैसे जोड़, घटा, गुणा और भाग। देखो गुणा क्या बन गया, ये नीचे, जैसे गुणा भाग। अब बच्चा मान लीजिए कोई, मैंने कहा बेटा बताओ 25 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा? तो बच्चा क्या काम करेगा? 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। बच्चा इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। तो यहां पर जो इसमें प्रक्रिया हो रही है, इसमें गलती करेगा, ये हो जाएगी कंप्यूटेशनल, ठीक। अगली हो जाएगी वैयक्तिक, अगली हो जाएगी वैयक्तिक त्रुटियां, ठीक है। वैयक्तिक त्रुटियों में जब बच्चा गलत तर्क का इस्तेमाल करता है, किसका? गलत तर्क, अपनी तरफ से तर्क लगाएगा लेकिन वो गलत रहेगा, तो ये हो जाएगी आपकी वैयक्तिक त्रुटियां। जब खुद का तर्क लगाएगा, वैयक्तिक यानी खुद की गलती होगी। अगला है अवधारणात्मक त्रुटियां। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जब कंसेप्ट से रिलेटेड गलती होगी, वो हो जाएगी आपकी अवधारणात्मक गलतियां। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा 2 + 4 - 6 - 7 × 8 और 7 ब्रैकेट में 2, तो बताओ इसका क्या आंसर रहेगा? अगर बच्चों को कंसेप्ट पता है, किसका कंसेप्ट पता है? बोर्ड मास का, तो वो इसको सही कर देगा। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो इसको नहीं कर पाएगा। तो ये अगर कंसेप्ट से रिलेटेड गलती है तो हो जाएगी आपकी अवधारणात्मक गलतियां, ठीक। तो गलतियों के बारे में आप लोग समझिए कौन कौन सी गलतियां है और इन गलतियों से बचना है आपको। अगला चैप्टर आपका और लास्ट चैप्टर आपका सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। देखिए सांख्यिकी के बारे में आप लोग पढ़िए, आखिरकार सांख्यिकी के बारे में क्या क्या है। ये लास्ट बताओ चैप्टर है। और देखो जितने भी चैप्टर है बहुत इजी भाषा में मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं और बहुत आसान भाषा में आपको बताइए। इस वीडियो को हो सके तो एक बार आप लोग दोबारा देखना, इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखना,
ठीक है, और मेरे ख्याल से 2 बार ही देखने को जरूरत पड़ेगी, आप फिर इस चीज को कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक, देखिए अब बात करते हैं, हम पढ़ते हैं सांख्यिकी के बारे में। अब सांख्यिकी को पढ़ लेते हैं। वॉच पहन के आप जा सकते हो। देखो जब मैं खुद भी गया था, मैं भी जब रीट के एग्जाम में गया था, तो मेरी वॉच मैडम ने ही ले ली थी। ठीक है, अब आपको एक वो बताऊंगा, कहोगे सर मतलब क्या बात बता रहे हो आप भी। जब मैं रीट का एग्जाम देने गया तो मेरी वॉच पहन लियो, मुझे वॉच पहनने का शुरू से शौक रहा है, और मतलब थोड़ी मैं अच्छी खासी वॉच पहनता हूँ। तो मुझसे मैडम ने कहा ये वॉच मुझे ही दे दो तुम। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, मैंने कहा एक तो एग्जाम देने आया और वॉच भी तुम ही रख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसी तो देनी है ना थोड़े टाइम के लिए। कहने लगे नहीं परमानेंट दे दो मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, हो गया काम यहाँ पर। तो मैंने कहा ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दी है तो इसलिए मैं दे नहीं सकता आपको, इस तरीके से बहाना बताया। बताओ ठीक है, तो वॉच लेके जा सकते हो, तो वापस जमा कर देना। वैसे आपके क्लासरूम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वॉच पानी वानी ये सब व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी आपके सेंटर के अंदर। ठीक, चलिए आगे आपका सांख्यिकी। हाँ, सेंटर से पहले भी रुकवा सकते हैं। मैं भी कहा गया था, मुझे गए हुए मेरे ख्याल से हो गए 5 साल से ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, तो बाहर भी रुकवा सकते हैं। देखिए सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब सांख्यिकी के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आखिरकार होता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो जान लीजिए सांख्यिकी होता क्या है। एक सेकंड, पहले अब आप जान लीजिए सांख्यिकी क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या था, एक तो सांख्यिकी, चलो आपको बता देता हूं। जो सांख्यिकी होता है, जो सांख्यिकी होता है एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द। बताओ कौन सा शब्द है वो? वह स्टेट, इससे निकला हुआ है सांख्यिकी जो शब्द है। ठीक, उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सांख्यिकी के जनक के बारे में पूछा जाता है। जो सांख्यिकी के जनक है वो कौन से हैं? उनका नाम था एक्नेवाल था। शुरू का मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ फ्राइड वराइड करके कुछ था, लेकिन एक्नेवाल आप लोग लिख लो। उनका नाम था एक्नेवाल, फ्राइड करके फ्राई करके कुछ था। ठीक है, और ये थे जर्मन के। इनको सांख्यिकी का जनक माना जाता है। लेकिन एक आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। किसका? आधुनिक सांख्यिकी का। वो तो सांख्यिकी का माना जाता है, ये आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और ये माना जाता है फिशर को। ये किसे माना जाता है? फिशर को। ये भी जर्मनी के थे, ये दोनों ही जर्मनी के थे। ठीक है, उसके अलावा अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, बताओ कमेंट बॉक्स में किसको माना जाता है सांख्यिकी का जनक इंडिया के अंदर? ठीक है, यह माना जाता है मानव ब्रिस को, सॉरी ब्रिस को, मानव ब्रिस को माना जाता है। तो सांख्यिकी के जनक है। देख लेना एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है, जनक पूछ रहा है, आधुनिक जनक पूछ रहा है, फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। ठीक, अब ये सांख्यिकी के जनक हो गए। अब देखो सांख्यिकी होती क्या है। तो संख्यात्मक आंकड़े, जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। संख्यात्मक आंकड़े कैसे होंगे? आपका रीट का एग्जाम होगा, तो रीट के एग्जाम में क्या होगा? कई लाख बच्चे पास होंगे। रीट के एग्जाम को कई लाख बच्चे पास करेंगे। वैकेंसी कितनी रहेगी? 30,000 प्लस। तो जो संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे होंगे, ये जो कई लाख आंकड़े इकट्ठे होंगे, इनका वास्तविक अध्ययन करना ही क्या हो जाएगा? सांख्यिकी हो जाएगा। इसी अध्ययन के बेस में फिर आपकी कट ऑफ लगेगी कि कौन कौन से बच्चों को जो मिलेगी, कौन कौन बच्चा कैपेबल है। ठीक, उसके अलावा आगे पढ़ते हैं, आंकड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक चीज और, सांख्यिकी के चरण और देख लो। सांख्यिकी के चरण कौन कौन से होते हैं वो देखिए, इनको ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई पॉइंट को मिस मत करना। सांख्यिकी का चरण होता है पहले नंबर पर उद्देश्य, कि सांख्यिकी करने का क्या उद्देश्य है। जो आप लोग रीट का एग्जाम दोगे, इसका उद्देश्य क्या है? ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो छठे हुए बच्चे हैं, उनको लेकर उनको जॉब दी जाए और उनको अपना स्कूल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? टीचर नियुक्त करना। दूसरी बात, सांख्यिकी जब नियुक्त कर दिया, उद्देश्य हो गया, तो उसके बाद होता है आंकड़ों को कलेक्ट करना। आंकड़ों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ये दूसरे नंबर पर पॉइंट होगा। भाई उद्देश्य पता चल गया। उसके बाद रीट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा बोर्ड आपसे, और उसके अंदर जो भी आंकड़े इकट्ठे आएंगे कि इन बच्चों के इतने नंबर है, उनको वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद तीसरे नंबर पर करेंगे वर्गीकरण, कि भैया वर्गीकरण कर दो, जो जो बच्चा के ज्यादा नंबर है उनको जॉब दे दो। ठीक है, इस तरीके से। चौथे पर फिर उनकी सारणी बन जाएगी, सारणीकरण हो जाएगा। चौथे नंबर पर हो जाएगा सारणीकरण हो जाएगा। पांचवें नंबर पर फिर उनका विश्लेषण कर देंगे। क्या हो जाएगा? पांचवें पर उनका विश्लेषण कर देंगे, और छठे पर कर देंगे उनका कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष कर देंगे कि भाई इन इन बच्चों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, और ये वाले बच्चे रह गए फेल, ये वाले रह गए, इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो सांख्यिकी होती है उसके चरण होते हैं। पहले उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बाद आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, फिर वर्गीकरण किया जाता है, फिर सारणीकरण,
फिर विश्लेषण और फिर लास्ट में उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक, तो आप लोग इसके बारे में समझ गए, इसके चरण के बारे में। सभी लोग लाइक करें प्लीज सर की क्लास को। देखिए मैं बोलता भी नहीं हूँ, बच्चे इतने बोलते हैं तो भाई बिना कहीं कर दिया करो आप लोग, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने के अंदर ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो लाइक वगैरह पे ज्यादा नहीं रहता, आप लोग खुद ही कर दिया करो ये वाली चीजें, फॉर्मेलिटी की जो चीज है। आगे पढ़ते हैं, आंकड़ों के प्रकार पढ़ते हैं। ये चीज आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है, आंकड़ों के प्रकार। देखिए आंकड़ों की अगर बात करें तो दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। कितने तरीके के प्रकार के आंकड़े होते हैं? दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। अरे एक चीज मैं भूल गया, देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जब ये सांख्यिकी की बात आ रही है ना, तो इसमें एक पॉइंट और आप लोग लिख लो कि जो सांख्यिकी होती है, जो सांख्यिकी होती है वो विज्ञान और कला दोनों है। कई बार पूछा जा चुका है, विज्ञान तथा कला दोनों है। ठीक है, साइंस और आर्ट क्या है? दोनों है, सांख्यिकी दोनों ही माना जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकदम मेरे याद आई और मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं जो आंकड़े आते हैं, आंकड़ों के प्रकार कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। मैंने अभी आपको बताया आंकड़ों के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं, यानी जो प्राइमरी डाटा होता है, और जो एक द्वितीयक डाटा होता है, यानी सेकेंडरी डाटा होता है। देखिए अब इनके बारे में आप लोग देखना थोड़ा डिटेल में। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है, देखो इसके अंदर क्या काम कर रहा है, जब कोई व्यक्ति खुद से आंकड़े प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़े हो जाएगा। अब देखो खुद से कैसे करेगा। अब देखो मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा हुआ, अब रीट की तैयारी कर रहे हैं, दो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब एक ने सोचा यार अपने दोस्त की जासूसी कराता हूं, वो कितना पढ़ रहा है, उसने इस तरीके से सोचा जासूसी कराता हूं। ठीक है, तो देखो उसने क्या काम करा। पहला तरीका हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वो सीधा उसके घर पर पहुंच जाएगा, और भाई बता कितनी तैयारी हो गई तेरी। ठीक है, उससे पूछेगा कि तेरी कितनी तैयारी हो रही है, कहां कहां से तू पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये भी प्राथमिक आंकड़ों का विधि है आपकी, क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या काम कर रहा है? खुद ही आंकड़े प्राप्त करता है। दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, खुद ना जाकर, ठीक है, फोन पर पूछेगा और भाई कितनी तैयारी हो गई एग्जाम की, वो उधर से कहेगा अरे यार कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का पागल बनाएंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, ये असल में तैयारी दोनों की हुई बैठी है। तो ये क्या हो रहा है? ये भी आपका प्राथमिक आंकड़े, जब इनडायरेक्ट ओरल के मौखिक रूप से होगा। स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। अब इसने सोची यार ना तो फोन पे बता रहा ना मुझे मिलके बताया, एक काम करता हूं इसके पास पड़ोस में जो और भी है ना, उनसे सूचना को लेता हूं यार ये कितना घूम रहा है बाहर, कितना पढ़ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे कि स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। फिर हो जाएगा प्रश्नावली भरवाकर, जब बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई बताओ कुछ भी प्रश्नावली के अंदर क्या दे सकते हैं, कि कुछ भी कोई उनको टॉपिक दे दिया, कोई भी चीज बता दी कि भाई हम इस चीज का आंकड़े कर रहे हैं, इसके अंदर आप सहमत हो या नहीं हो, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, और अगला है परगण को। परगण को पता है किसे कहा जाता है? अपने आप को मान लो, टीचर मान लो। आप कहोगे सर टीचर कैसे मान लो? टीचर द्वारा सूची भरवाना। टीचर की जॉब तो आपको मिलेगी ना, रीट का एग्जाम पास करने के बाद टीचर की जॉब मिलेगी। अब मान लीजिए आपको लगा दिया जनगणना की ड्यूटी के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या काम कर रहा है? टीचर सूची भरवा रहा है, घर घर जाकर सूची भरवा रहा है। तो आंकड़े कैसे इकट्ठा कर रहा है? खुद कर रहा है ना, तो हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़ों में जब व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है तो आपका प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो पहला प्राथमिक का टाइप आपको समझ गया। अब जैसे प्राथमिक आंकड़े ऐसे आपका दूसरा है द्वितीय आंकड़े। दूसरा आपका द्वितीय आंकड़े यानी सेकेंडरी आपके जो डाटा होता है, ये द्वितीय कर दो इसको, इसने गलती लिखा हुआ है द्वितीय। सेकेंडरी डाटा आप लोग याद कर लेना। अब देखो उसमें तो खुद करता है, इसके अंदर क्या करता है? इन आंकड़ों को सरकार करती है। सरकार द्वारा जो भविष्य की योजनाएं होती है उनके निर्माण में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, वहां पर खुद से नहीं वो करेगा, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो द्वितीय आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? पहले प्रकाशित हो चुके होते हैं। इस वाली लाइन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि द्वितीय आंकड़े पहले प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। अब जैसे प्राथमिक आंकड़ों के प्रकार है, ऐसी द्वितीय आंकड़ों के प्रकार है जिसमें सरकार करवाती है। कैसा? पहला अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, जैसे यूएन वगैरह कराती है, यूनाइटेड नेशन वगैरह कराती है, कुछ रिपोर्ट वगैरह देती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हो गया। उनके थ्रू आंकड़े आते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ, कोरोना के अंदर डब्ल्यूएचओ आंकड़े देती है कि भाई फलाना देश के अंदर इतने आंकड़े आ रहे हैं, फलाना देश के अंदर इतनी मौत हो रही है। तो इन आंकड़ों को कौन दे रहा है? डब्ल्यूएचओ दे रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन हो गया। सरकारी प्रकाशन हो गया, जो हमारी खुद की जो सरकार हमारे आंकड़े देती है कोरोना से संबंधित, या जैसे जनगणना के अंदर जब ड्यूटी लग जाती है तो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं जनगणना में कि भाई इतनी जनसंख्या हो गई है। आर्थिक समीक्षा जो भी होती है, आर्थिक समीक्षा भी आपकी सरकारी प्रकाशन की है।
अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन भी हो जाएगा, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन हो जाएगा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं, जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो उनके माध्यम से जो आंकड़े आते हैं वो भी आपके द्वितीय आंकड़े होते हैं। ठीक है भाई, आप लोग खुद तो करा नहीं आपने, तो आप आंकड़ों के बारे में आप लोग ये पॉइंट समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी भी तरीके का हो तो डाउट बताइए आप लोग, कोई आपको डाउट हो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज याद कर लो आप लोग, एक मिलान चिन्ह याद कर लो। इसके अंदर जो पेडागोजी का जो कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया। एक आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये पेडागोजी मैं आपको करा रहा हूं, तो पेडागोजी तो आपको इसी से हो जाएगी, न्यूमेरिकल वाला भी पूछा जा सकता है, उसका भी एक बार देख लेना। मिलान चिन्ह देखो देखो, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5, इनको कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4, लेकिन 5 को कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 और ये डंडा ऐसा आ जाएगा। या फिर 1 2 3 4, एक चौथा कहा गया 4, ये डंडा ऐसा आ जाएगा। तो ये 5 का निशान होता है। ठीक है, ये किसका निशान होते हैं? दोनों 5 के ही ये निशान होते हैं। अब एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है कि निम्नलिखित में से 12 कौन सा सही है। अब 12 आपको लिखना है, तो 12 कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 10 हो गए, और 1 2 12 लिख दिया। इस तरीके से आपको करना है। अगर मैं लिखूं आपके लिए 8 कैसे लिखना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3। तो आप लोग समझ गए इसको मिलान चिन्ह के बारे में। इसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी न्यूमेरिकल वाला इसका उसके अंदर अगर कोई पूछा गया तो आपको आ जाएगा, वरना पेडागोजी का तो मैंने पूरा ही करा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितनी आपकी पेडागोजी थी, जो आपकी मैथ्स पेडागोजी थी, उसका पूरा निचोड़ आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में मैंने आपके लिए ले दिया है। ठीक है, कल नेट की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई, बीच में हमारी क्लास भी रुक गई नेट की वजह से, लेकिन अंत में इस पेडागोजी को आज मैंने आपकी खत्म करा दिया, जो आपकी मैथ्स की पेडागोजी है। इस वीडियो को एक बार दोबारा भी आप लोग देख लेना, और जितनी भी मेरी मैराथन है, जितनी भी मैराथन क्लास मेरी है, उनको सभी को देख लेना। यूट्यूब पर सर्च मार लेना, मेरा नाम लिख देना सचिन करके, और उसके बाद मैराथन क्लास देख लेना। सीडीपी की मैं करा रहा हूँ, ईवीएस करा रहा हूँ, और मैथ्स पेडागोजी आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, बाकी परसों रहेगी आपकी ईवीएस की यूनिट सेकंड। परसों आपकी ईवीएस की यूनिट सेकंड कराऊंगा। यूनिट सेकंड के अंदर जितने भी चैप्टर आपके पर्यावरण अध्ययन के, उन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले दूंगा, जैसे यूनिट 1 के अंदर मैंने लिए थे, और उसके थ्रू आपकी इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, मेरा नाम लिखकर, सचिन नाम लिखकर, आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। कोई मैराथन क्लास को मिस मत करना। पता है, एक मैराथन क्लास को तैयार करने में मुझे पूरा 1 दिन जाता है। आप लोग सोच सकते हो मेरा पूरा 1 दिन जा रहा है मैराथन क्लास को तैयार करने में, क्योंकि इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतना सिलेक्टेड मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं छाटकर, और उसको बहुत आसान भाषा में बताता हूं, और वही चीज आपको बताता हूं जो आपके पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, दुनिया भर की चीजें नहीं बताता। तो आप लोग सोच सकते हो, अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपको तो जॉब लेनी है, आपको मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करिए, और परसों मिलेंगे हम ईवीएस की, ये क्या बना दिया, ईवीएस की यूनिट सेकंड के साथ, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक अपना पढ़ते रहना, और ठीक है, जितना भी हो सके अपना पूरे एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो, एंड वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी आपके यार दोस्तों जो भी ग्रुप में हो, जो भी आप ग्रुप में बने हो, उनको शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, परसों मिलते हैं ईवीएस की यूनिट सेकंड के साथ। थैंक यू।